वेलकम स्टूडेंट। हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था कि दैनिक जीवन में हमने 5 घटनाओं के बारे में पढ़ लिया था। अब देखो, हम लास्ट एक घटना बच गई थी जिसका नाम था दंतहरण, पढ़ लिया था हमने। और आज पढ़ेंगे हम नेटल का डंक। ठीक है, नेटल का डंक क्या होता है? देखो, कई बार क्या अपने को मधुमक्खियां खा जाती है, या अपनी आँख की भाषा में एक पीले कलर का एक जीव उड़ता रहता है जिसको बोलते हैं टांटिया। हमारी भाषा में बोलते हैं टांटिया। तो उस टांटिया को क्या करते, जब खा जाता है तो उसके द्वारा एक पदार्थ हमारे शरीर में स्रावित किया जाता है, जो स्रावित करने की वजह से हमारे को उस जगह पे दर्द होना लग जाता है और जलन होने स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि या तो उसके ऊपर कोलगेट लगा देते हैं, या हम उसके ऊपर क्या करते हैं, चूने वाली जो टूप आती है जो हम जो दीवारों पे कड़ी करते हैं वो वाली लगा देते हैं, या जो लोग जर्दा खाते हैं, पान का कत्ता खाते हैं, वो उसके ऊपर लगा देते हैं। अब देखो, ये दोनों सारी चीजें वो क्या होती है, क्षारीय। हमने दंतहरण में पढ़ा था कि कोलगेट क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। इसका मतलब वो जो अम्ल, वो पदार्थ जो छोड़ा गया है वो कौन सा छोड़ा गया है? वो छोड़ा गया है अम्ल। ठीक है, तो उसके द्वारा देखो, नेटल के डंक के द्वारा हमारे शरीर में जो पदार्थ छोड़ा जाता है वो कौन सा छोड़ा जाता है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ा जाता है। मेथेनोइक अम्ल छोड़ा जाता है। ठीक है, और मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में जैसे जाता है तो हमारे शरीर में क्या होने लग जाती है, सूजन होने स्टार्ट हो जाती है, यानी जलन लगने स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, इसमें क्या हो जाता है, हमारी को उस जगह पे क्या खुजली होने स्टार्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें ज्यादा खा जाते हैं, ज्यादा मधुमक्खी खा गई तो अपने को इंजेक्शन देता है, और वो भी कौन सी प्रकृति का देता है? क्षारीय प्रकृति देगा, जिसके जो हमारे शरीर में जो अम्ल गया है उसकी मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे बाहर से कोई अम्लीय प्रकृति लेंगे, या क्या करेंगे, ऐसी जो चीज लेंगे जो हमारे शरीर में जाने के बाद उसको क्या कर देगी, क्षारीय बना देगी। ठीक है, और जब अम्ल और जब क्षार क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बना देंगे, लवण और जल बना देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, जब मधुमक्खी या नेटल के डंक के द्वारा हमारे शरीर में मेथेनोइक अम्ल स्रावित किया जाता है। छोड़ा जाता है। तो हम दुर्बल, क्षारक, बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने को इतना ही देखना है कि अगर मेथेनोइक अम्ल जब छोड़ा जाता है तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, दुर्बल क्षारक लेते हैं जिसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा हमारी जो अम्लीयता है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, देखो हमने अभी देखो क्या देखा, दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, नेटल का डंक हमने पढ़ लिया। अब इसके देखो बारे में हमें कुछ प्राकृतिक अम्ल मिलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं संतरे की, जैसे मैं बात करूं नींबू की, जैसे मैं बात करूं इमली की, जैसे मैं बात करूं टमाटर, जैसे मैं बात करूं खट्टा जो दूध होता है अपने, यानी कि दही होता है। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं चींटी का जो डंक होता है, चींटी का डंक, अगर मैं बात करूं नेटल का डंक, या फिर बात करें सिरका की, इनमें क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन देगा, एक तरफ देंगे पदार्थ और एक तरफ आपको क्या देंगे, अम्ल देंगे, और उनको क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, देखो
हमारे को ये जो मिलेंगे पदार्थ मिलेंगे, इधर अम्ल मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ संतरे के अंदर, तो हमारे संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरे के अंदर। और उसी प्रकार नींबू में भी क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इमली में हमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और टमाटर है उसके अंदर हमारे ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे दूध के अंदर हमारे पास लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इन दोनों के अंदर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको क्या देगा? पदार्थ देगा, और पदार्थ देखिए आपको ये कॉम्बिनेशन बनाने यानी संतुलित करने वाली प्रक्रिया देगा, जिसमें आपको ये कहीं दे देगा, ये पूछ लेगा, इमली के आगे आपको ऑक्सैलिक अम्ल दे देगा, नींबू के आगे आपके मेथेनोइक अम्ल दे देगा, सिरका के आगे आपको एसिटिक अम्ल दे देगा, और आपको क्या करेगा? इनको सम्मिलित कीजिए या मिलान कीजिए, वैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो 4 नंबर का बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 नंबर का पूछ सकता है, आधा नंबर देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो इसको हम देख लीजिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लवणों के परिवार, यानी कि हमने पीछे बात की थी ना, अम्ल प्लस क्षारक, जब अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो ये जो लवण बनता है वो किस किस काम में आता है, और क्या क्या उनसे क्या होती है हमारे को उपयोग में किया जाता है, यानी उनसे हमारे क्या लाभ मिलता है, और वो हमें किस किस जगह पे काम में उपयोग में लिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ विरंजक चूर्ण की बात करूँ, क्लोर नमक है, वो किस काम में उपयोग में लिया जाता है, या कोई दूसरा कोई लवण है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक न होके व्यापारिक में, औद्योगिक में लाभदायक हो, कागज निर्माण में लाभदायक हो, लकड़ी को बनाने के लिए या लकड़ी के लिए जैसे कोई काम आ रहा है, या कोई ऐसी चीज जिनसे हम क्या करते हैं एक एक चीज अलग अलग कर सकते हैं, उनको जैसे हाइड्रोजन को अलग कर लिया, क्लोरीन को अलग कर लिया, क्षारक का निर्माण कर लिया, इससे क्या करते हैं कोई हमारे उद्योग में काम आए, उन लवणों के बारे में हम बात करेंगे। देखो हम नमक के द्वारा क्या करेंगे? कुछ रसायन प्राप्त करेंगे। ठीक है। और रसायन हमारे लिए किस काम में आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आता है? साधारण नमक। और साधारण नमक क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड से हम क्या क्या प्राप्त करें? अब अपने को पता है कि देखो सोडियम क्लोराइड ऐसा तो पता नहीं अपने पास क्या होगा, उसको जल में घुलनशील पदार्थ, यानी कि समुद्र में हमारे पास NaCl बहुत सारा मिलेगा, और समुद्र के पास हम क्या करेंगे? इस तरफ से क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड लेंगे, और क्या करेंगे? टैंकर लेंगे, और टैंकर में हम क्या करेंगे? विद्युत प्रवाहित करेंगे, और विद्युत प्रवाहित करेंगे। एक अपने पास क्या होगा? एथोड होगा, एक अपने पास क्या होगा? एनोड होगा। और एक तरफ से हम क्या करेंगे? जहां से पानी लेके आए तो दूसरी तरफ से हमें प्रवाहित भी करना, दूसरी तरफ से निकालना भी है, तो दूसरी तरफ से हम क्या करेंगे? एक अन्य रसायन प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि सोडियम जो क्लोराइड है उससे हम क्या प्राप्त करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अलग से उपयोग होता है, और हम इसमें क्या प्राप्त करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा कर लेते। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होगी? तो क्लोर का मतलब क्लोरीन, क्षार का मतलब अपने पास एक क्षारक मिलेगा, और अभिक्रिया क्या होगी? किससे प्राप्त करेंगे? सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड जब लेंगे तो सोडियम NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस जल लेंगे, और इसका क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और क्या मिलेगा अपने पास? क्लोरीन मिलेगा। आगे बात समझे? तो ये क्लोरीन हो गया, क्लोर, ये हमारे पास क्षार है, तो हमारे पास क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया में हमारे पास क्या होगा? सोडियम क्लोराइड लेंगे, प्लस में जल लेंगे, और उसको क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखो इनके अलग अलग उपयोग है, तो इन रसायनों को हम प्राप्त करेंगे। तो क्लोरीन का उपयोग काफी किया, देखो
हमारे पास घर में जो काले रंग की पीवीसी पाइप होती है, फुहारा वाली पाइप होती है, इनका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन का उपयोग करेंगे। दूसरी बात सीएफसी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं तो जो स्विमिंग पूल होता है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, तैराक होते हैं, उनको देखो गहराई पानी गंदा हो तो उसमें तैर नहीं पाएंगे, तो उसको साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जल की स्वच्छता के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का। और बात करें तो रोगाणु नाशक बनाने के लिए, कीटनाशक बनाने के लिए, स्प्रे बने वगैरह जो भी चीज बनाते हैं उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अब बच गई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यूरिया बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। और बच गई क्लोज क्षार अभिक्रिया। देखो हम क्लोज क्षार अभिक्रिया के अंदर क्या करेंगे, क्लोज क्षार अभिक्रिया में देखो इस प्रकार से हम टैंक बनाएंगे। एक तरफ हम एनोड लेंगे और एक तरफ हम क्या लेंगे, कैथोड लेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, एक अलग पाइप निकालेंगे। देखो यहां से हम ले रहे हैं तो क्या लेंगे, हमारे पास अभी देखो अभिक्रिया लिखी हुई थी NaCl प्लस H3, तो यहां से हम क्या प्रोवाइड करेंगे, NaCl प्लस H3 यानी कि जल, और इसमें पूरे के अंदर क्या भरेंगे, जल भरेंगे। ठीक है, तो देखो NaCl जब विभक्त होगी और पानी जब विभक्त होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो देखो हमारे पास, इसको देखो याद करने का एक सरल तरीका बता देता हूँ। देखो NaOH तो यहाँ निकल जाएगा, अब मेन बच गया कौन सा, हाइड्रोजन और क्लोराइड। हमें पता है कि हाइड्रोजन पे कौन सा आयन होता है, प्लस आयन, और प्लस आयन हमेशा किस तरफ जाता है, माइनस की तरफ। इसका मतलब हमें काम मिलेगा, हाइड्रोजन तो मिलेगा यहाँ पे यानी कि माइनस की तरफ, और बच गया कौन सा, क्लोरीन, और क्लोरीन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस का, और माइनस किसकी ओर आकर्षित होगा, प्लस की ओर, और प्लस की ओर आकर्षित होगा, इसका मतलब एनोड पे हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, अब इसके उपयोग लिखेंगे अलग अलग। तो हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ईंधन के रूप में। दूसरी बात करें तो मार्गरीन। तीसरी बात करें तो खाद बनाने के लिए अमोनिया के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे कृत्रिम फाइबर के रूप में। फाइबर बनता है वो कृत्रिम रूप से, उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें तो अपमार्जक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर बात करें बर्तन धोने वाले, बर्तन बार या बर्तन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं कागज बनाने के लिए तो भी किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब बच गया हमारे पास क्लोरीन के उपयोग, तो यहां मैं क्लोरीन के उपयोग लिख रहा हूं। अगर मैं बात करूं CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने गैस बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। PVC पाइप बनाने के लिए तो हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। जल की स्वच्छता के लिए, जल की स्वच्छता के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। फिर बात रह गई हमारे पास रोगाणुनाशक बनाने के लिए, रोगाणुनाशक बनाने के लिए, कीटनाशक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, नमक के घोल के साथ
मिलेगा। यानी कि हमने छोटी सी एक क्या लिया था, पानी लिया और उसमें क्या था, नमक था, और उससे हमें क्या मिला, क्लोरीन मिलेगा। जिसको क्लोरीन चाहिए वो क्लोरीन ले रहा है। जिसने जो किसका खोला है, पीएफसी गैस के लिए खोला है, तो हमें क्या मिल गया, क्लोरीन, इसको दे देंगे। पीएफसी गैस के लिए चाहिए तो पीएफसी पाइप बनाते हैं ना अपन, तार के ऊपर पीएफसी पाइप होता है, वो जो टायर की फिटिंग करते हैं तो उसके लिए पीवीसी पाइप होता है। और फुहारा वगैरह, ड्रिप वगैरह की पाइप बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पीवीसी पाइप का उपयोग करते हैं। तो उसको निर्माण करने के लिए हमको क्या चाहिए, मेन क्लोरीन चाहिए। और क्लोरीन के लिए हम क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री में भेज देंगे। तो औद्योगिकरण के लिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा उपयोग में किया जाता है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, देखो हम अगला बात कर लेते हैं। इसके बाद में बात करेंगे विरंजक चूर्ण की बात करें। देखो विरंजक चूर्ण क्या होगा, हमने अभी देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया पढ़ी। क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो क्लोरीन गैस होती है उसको जब हम किस पे प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब प्रोवाइड करते हैं क्लोरीन गैस, तो हमारे पास क्या मिलेगा, CaO Cl2 प्लस CaO प्लस Cl2 क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड और जल बनेगा। जो ये है ये हमारे पास क्या रहेगा, विरंजक चूर्ण। अगर मैं बात करूं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 हो गया। किससे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब किस पे प्रोवाइड करेंगे, क्लोरीन पर प्रोवाइड करेंगे, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा। और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। बात लिख लेते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन की सहायता से, क्लोरीन की सहायता से भुजा हुआ चूना, ब्रैकेट बंद करेंगे, CaOH2 ब्रैकेट बंद पर प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करेंगे। विरंजक चूर्ण का निर्माण करेंगे जो वास्तविक यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है, काफी जटिल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग की। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखो हम जो भी कागज बनाते हैं लगभग सभी चीजों के अंदर, कागज के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें लॉन्ड्री का जो कपड़ा होता है उसको धोने की, यानी लॉन्ड्री वाला कपड़ा होता है उसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग। देखो हम बात करें विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में। उपयोग में बात कर लेते हैं, नंबर 1, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात को वैसे नहीं बात करें तो आजकल देखो नहरों में जब भी पानी आता है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा गंदा होता है। उसके अंदर क्या होता है, रोगाणु होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं। और बात कर लेते हैं, और तो हम क्या करते हैं, जैसे वो पानी आता है तो हम यही करते हैं कि पानी आ गया, हमने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर लाल दवा डालते हैं, फिटकरी डालते हैं उसको साफ करने के लिए। अगर फिटकरी नहीं है
तो हम क्या करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, जब भी कली वगैरह करते थे तो उसमें जो पानी बच जाता था, जो कली बच जाती थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच जाता था, उसको क्या करते थे, पानी के अंदर डालते थे। ठीक है, और पानी के अंदर डालते थे तो थोड़ी देर बाद देखते थे उसके अंदर जो कीटाणु थे वो क्या हो जाते थे, मर जाते थे, और वो क्या करते, पानी हो जाता था साफ, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाता। अगर वो नहीं है तो हम किसके उपयोग कर सकते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। उसको जैसे ही डालेंगे तो पानी के अंदर जो रोगाणु जो होंगे, जो छोटे छोटे जीव होंगे, या जो हमारे लिए शरीर के लिए जो हानिकारक होंगे, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा मात्रा में हम डालते हैं तो क्या हो जाता है, रोगाणु मुक्त हो जाता है। ठीक है, और हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, अगर मैं बात करूं, सूती वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र हैं, लीलन के कपड़े, लीलन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग, चूर्ण का उपयोग कपड़ों को व लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने हेतु किया जाता है। ठीक है, अब अपने पास बच गया कौन सा, तीन, कई रासायनिक उद्योगों के अंदर, उद्योगों में उपचायक के रूप में किया जाता है। यानी कि हमने देखा होगा कि जो लॉन्ड्री वाले कपड़े होते हैं उनके पास एक केमिकल आता है, वो उसके अंदर डालते हैं। जैसे मैं बात करूं पोरप्पो की बात करूं, वैसे ही अगर मैं बात करूं सर्फ एक्सेल का एक लिक्विड आता है, उसके अंदर डालते कपड़े क्या हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल साफ हो जाते हैं, उनके अंदर चमक सी आने लग जाती है। तो वो वेनिस वाला जैसी बात कर लेते हैं, तो वो कपड़े क्या करते हैं, लॉन्ड्री वाले उसको डालते हैं और उनके अंदर क्या करते हैं, कपड़े साफ हो जाते हैं। तो वो कौन सा होता है, उसके अंदर विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण की वजह से वो कपड़े क्या होते हैं, लिनन का कपड़ा, सूती कपड़ा होता है, लॉन्ड्री वाला कपड़ा, उनको साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। वो ऐसा थोड़ी सारा दिन उसको लेके घुसते रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण डालते हैं और अपने जो शरीर की मेल मूल होता है जो कपड़ों के ऊपर लगा होता है, तो उसको क्या कर लेते हैं, निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। और बात कर लेते हैं रासायनिक उद्योग होते हैं, उसमें हम उपचायक का रूप में, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। पीने के पानी को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।